हेलो, वेलकम बैक गाइज इन दिस न्यू वीडियो लेक्चर नंबर 09। और पहले ही हम सॉल्यूशन पे 8 लेक्चर कर चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे तो वो लेक्चर आप देख के आइए, तभी आपको ये ज़्यादा समझ में आएगा। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था ऑस्मोटिक प्रेशर और लॉ ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। लास्ट वीडियो में हमने परासरण दाब और परासरण दाब के नियम पढ़े थे, और इस विधि में हम पढ़ेंगे परासरण दाब को मापने की विधियाँ। जो हमारी मेन इंपॉर्टेंट विधि है, हमारे सिलेबस में बस एक ही विधि है, कौन सी? वो है बर्कले हार्टले विधि। उसी विधि को हम डिस्कस करेंगे। सो माय नेम इज जीतू एंड यू आर बी वाचिंग मी ऑन केम सेंटर। सो स्टार्ट करते हैं इस ब्यूटीफुल से लेक्चर को। चलो स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग हेडिंग लगाएंगे परासरण दाब के मापने की विधियाँ। हमने बताया था कि परासरण दाब क्या होता है। किसी विलयन में जो परासरण हो रहा है विलयन और विलायक के बीच में, उस परासरण को रोकने के लिए हमें बाहरी कुछ दाब लगाना पड़ता है। उसी दाब को हम क्या कहते हैं? परासरण दाब। हमने कितना दाब लगाया है बाहरी दाब, उस दाब को हम मापेंगे कैसे? उसी दाब को तो परासरण दाब बोलते हैं। तो हमें परासरण दाब मापना है कि हमने कितना परासरण दाब लगाया है। ठीक है, उसी दाब को हमें मापना है। तो वो दाब हम कैसे मापते हैं? देखो कैसे मापते हैं। तो जो उसी परासरण दाब को मापने की जो सबसे इंपॉर्टेंट विधि हमारी, वो है बर्कले हार्टले विधि। तो हम स्टार्ट करेंगे बर्कले हार्टले विधि से। तो ये क्या होती है पहले लिख लेंगे अच्छे से, फिर मैं आपको समझाता हूँ। यह परासरण दाब को मापने की एक महत्वपूर्ण विधि। ठीक, ये जो है ये विधि बर्कले हार्टले विधि, यह परासरण दाब को मापने की एक महत्वपूर्ण विधि है। इस विधि में चित्रानुसार, अभी चित्र बनाएंगे देखना। इस विधि में चित्र के अनुसार एक उपकरण में एक कैपिलरी ट्यूब होता है जिसमें पानी लिया जाता है। फिर इस ट्यूब को विलयन से भरे एक ऐसे पात्र में रख देते हैं जिसमें बाहरी दाब के लिए पिस्टन लगा होता है। विलयन में रखे ट्यूब के चारों ओर अर्धपारगम्य झिल्ली लपेट देते हैं। चूंकि जल से भरे ट्यूब पर अर्धपारगम्य झिल्ली लपटी हुई है तथा यह ट्यूब विलयन में रखा है, इसलिए पानी के अणु ट्यूब से निकलकर विलयन में जाने लगते हैं, जिसका मतलब परासरण की क्रिया होने लगती है। अब इस परासरण की क्रिया को रोकने के लिए हम पिस्टन की मदद से इतना दाब लगाते हैं जितने से परासरण होना रुक जाए। जब परासरण का होना रुक जाता है तो जल से भरे ट्यूब के ऊपर लगी केस नली में जल का स्तर आरंभिक अवस्था जितना हो जाता है। फिर पिस्टन द्वारा लगाए गए दाब को पिस्टन के पास लगे दाब मापी से माप लेते हैं। इस प्रकार जिस दाब पर परासरण होना रुक जाता है उसी दाब को परासरण दाब मान लेते हैं, और इस प्रकार हमें क्या होता है? अपना परासरण दाब ज्ञात हो जाता है। ठीक है, तो इस विधि में क्या होगा, जनरली आपको ये लिख लेना है पहले अच्छे से, फिर होगा क्या मैं समझाता हूँ। इस विधि में हमारे पास एक उपकरण होगा। ठीक है, उस उपकरण में क्या होगा? एक कैपिलरी ट्यूब होगा हमारे पास, जिसमें हम क्या भरेंगे? शुद्ध विलायक भर लेंगे। समझ लो हम उसमें जल भर रहे हैं। ठीक है, उस ट्यूब में हम क्या भर लेंगे? जल भर लेंगे। और उस ट्यूब को हम एक ऐसे पात्र में डालेंगे जिसमें विलयन भरा होगा, और उस विलयन के बीच में हम उस ट्यूब को रख देंगे। और उस विलयन से भरे पात्र के ऊपर एक पिस्टन लगा होगा, एक दाब मापी लगा होगा। पिस्टन की सहायता से हम क्या करेंगे? दाब लगाएंगे, और दाब मापी की सहायता से हम माप लेंगे कि कितना दाब लगा रहे हैं। ठीक है, चूंकि जब हम उस विलयन से भरे पात्र के विलयन में हम क्या करेंगे? ट्यूब को डालेंगे, तो जो ट्यूब के ऊपर एक हम अर्धपारगम्य में झिल्ली लपेट के उस ट्यूब को उसमें डाल देते हैं। चूंकि अब ट्यूब के ऊपर अर्धपारगम्य में झिल्ली लिपटी हुई है और ट्यूब के अंदर विलायक भरा हुआ है, और उसके बाहर क्या है? ट्यूब के सब विलयन है। तो विलायक के अणु क्या होंगे? धीरे धीरे अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर किधर जाने लगेंगे? विलयन में जाने लगेंगे। इसका मतलब क्या हो रहा है? ये घटना क्या होने लगेगी? परासरण होने लगा। अब धीरे धीरे परासरण होने लगा है, तो हम क्या करें? इस परासरण को रोकने के लिए पिस्टन की सहायता से ऊपर से हम कुछ दाब लगाएंगे, फिर थोड़ा और दाब लगाएंगे, फिर थोड़ा और दाब लगाएंगे। धीरे धीरे दाब लगाते जाएंगे। एक कंडीशन ऐसी आएगी कि जब परासरण होना रुक जाएगा, और जब परासरण होना रुक जाएगा उस समय जो दाब होगा उसे हम दाब मापी द्वारा नोट कर लेंगे कि दाब मापी में रीडिंग देख लेंगे कितना दाब लगा है। इस प्रकार हमें क्या हो जाएगा? परासरण दाब ज्ञात हो जाएगा। हमें पता कैसे चलेगा कि अब परासरण होना रुक गया है? तो उसके लिए क्या होगा? जो ट्यूब है कैपिलरी ट्यूब, उसके साइड में एक केस नली लगी होती है। आरंभ में हम केस नली का जितना तल लेते हैं, परासरण होने के बाद जब हम उस पर दाब लगाते हैं, जब उस केस नली का तल उतना ही हो जाता है तब हम समझ जाते हैं कि हमारा परासरण होना रुक जाता है। तो आप लोग इसे नोट करो, फिर मैं यहाँ पे चित्र बनाता हूँ और उसके बाद चित्र में आपको अच्छे से समझाता हूँ। ठीक है, नोट करो, इसे नोट करो, अच्छे से नोट कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, हर साल आती है एग्जाम में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नोट करो इसे, चलो नोट करो, फिर मूव करते हैं।
हाँ चलो, तो अब अपने चित्र को स्टार्ट करते हैं। तो चित्र में देखो क्या होता है, ठीक है। चित्र में क्या होता है, ये हमारे पास एक कैपिलरी ट्यूब होता है। ये जो बना है ये हमारे पास एक कैपिलरी ट्यूब होता है। इस पर ये जो आपको डार्क दिखाई दे रही है अर्धपारगम्य झिल्ली लिपटी होती है। यहाँ पर लिख लेंगे ये क्या लिपटी हुई है, अर्धपारगम्य झिल्ली। क्या लिपटी हुई है, अर्धपारगम्य झिल्ली। ठीक है, हमारे पास एक कैपिलरी ट्यूब होता है जिस पर अर्धपारगम्य झिल्ली लिपटी होती है, जिसमें क्या भरा हुआ है, ये भरा होता है विलायक, मतलब H2O। इस ट्यूब में क्या भरा है, विलायक भरा है H2O। और इस ट्यूब को हम किस में डाल देते हैं, इस बर्तन में डाल देते हैं। जो आपको बॉक्स दिखाई पड़ रहा है इस बर्तन में डाल देते हैं। इस बर्तन में क्या भरा हुआ है, विलियन। ये देखो इस बर्तन में ये जो भरा है डॉट डॉट, आप इसे दूसरे पेन से बनाना है और इस वाले को दूसरे पेन से बनाना। ये जल भरा है और जो इस बर्तन में क्या भरा है, विलियन भरा है। ठीक है, और इस जो ट्यूब के चारों तरफ क्या लिपटी हुई है, अर्धपारगम्य झिल्ली। ये पिस्टन लगा हुआ है, पिस्टन की सहायता से हम क्या करेंगे, दाब लगाएंगे। ये दाब मापी लगा हुआ है, मीटर दाब मापने वाला प्रेशर गेज। जब हम दाब लगाएंगे तो ये मीजर कर देगा कि कितना दाब हमने लगाया है। ये क्या कीप लगी हुई है, इधर से हम जल को धीरे धीरे इसमें ट्यूब में गिराते हैं। ये क्या, इधर केस नली लगी हुई है जिसमें हम तल देखते हैं कि हाँ वाटर का जो तल है वो कितना है। तो देखो कैसे करेंगे, अब हम कैसे नापेंगे, कैसे माप पाएंगे, कैसे निर्धारित कर पाएंगे अपने दाब, परासरण दाब को। तो क्या होता है, इस प्रकार से हम सेटअप ले लेते हैं। एक ट्यूब लेते हैं, उसमें क्या होता है, हमारे पास जल भरा होता है और इसे किसमें डाल देते हैं, विलियन से भरे कंटेनर में, जिसके ऊपर क्या लगा होता है, पिस्टन। तो अब जब हमने इस ट्यूब को रख दिया है इस विलियन में और इस ट्यूब पे क्या लिपटी हुई है, अर्धपारगम्य झिल्ली लिपटी हुई है, तो हमारा क्या होने लगा धीरे धीरे, ये तो हो गया तनु और ये है विलियन सांद्र। तो तनु विलियन से सांद्र विलियन की ओर जो जल के अणु है वो धीरे धीरे ऐसे यहाँ बहने लगेंगे। ये जो जल के अणु है ट्यूब के अंदर वो धीरे धीरे कहाँ आने लगेंगे, विलियन में। मतलब क्या होने लगा, परासरण। परासरण यही तो होता है, विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर तनु विलियन से सांद्र विलियन की ओर स्वतः प्रवाह क्या करता है, परासरण। तो वही होने लगेगा। ये जो अणु है जल के इसमें ट्यूब में, वो धीरे धीरे कहाँ आने लगे, इस विलियन में। तो क्या होने लगा, धीरे धीरे परासरण होने लगा। अब हम इस परासरण को रोकने के लिए क्या लगाएंगे, इस दाबेंगे इसको, इस पिस्टन की सहायता से हम क्या लगाएंगे, दाब लगाएंगे। तो हमारा हमने थोड़ा दाब किया तो थोड़ा दाब लगाया तो परासरण नहीं रुका, फिर थोड़ा और दाब लगाया तो भी परासरण नहीं रुका, फिर थोड़ा और दाब लगाया तो परासरण रुक गया। ठीक है, तो देखो एक बात पहले समझ लो, वहां तक पहुंचने हमें पता कैसे लगेगा कि परासरण हमारा रुकेगा, रुक गया है कि नहीं, क्योंकि हमें दिखाई तो पड़ेंगे नहीं, जल के अणु इधर से इधर जा रहे हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखो देखो अब क्या होगा, इसमें क्या भरा है, पानी भरा है। जैसे जैसे परासरण होगा जल के अणु धीरे धीरे इसमें आने लगे, मतलब क्या होगा, ये जो केस नली है इसमें जो जल भरा है इसका स्तर धीरे धीरे जल कम होने लगेगा। धीरे धीरे क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा, क्योंकि पानी के अणु इसमें आ रहे हैं तो इस ट्यूब से पानी कम होने लगेगा धीरे धीरे। तो इस केस नली का जो तल है यहाँ तक पानी भरा है वो धीरे धीरे नीचे आ जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे नीचे आ रहा है, इसका मतलब परासरण धीरे धीरे हो रहा है। फिर हम क्या करेंगे, जब दाब लगाएंगे थोड़ा और दाब लगाएंगे, थोड़ा और दाब लगाएंगे, इतना दाब लगा देंगे कि ये जो यहाँ तक आ गया था इसका तल वो फिर उठ के यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, जो पानी का तल नीचे आ गया था वो उठ के फिर उतने पे आ जाए जितने पे पहले था। ठीक है, तो जब उतने पे आ जाएगा तो हम समझ लेंगे कि हाँ पानी अब ट्यूब से विलियन में नहीं जा रहा है, जितना पानी ट्यूब में था उतना ही पानी ट्यूब में फिर हो चुका है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि परासरण रुक गया है। तो जितना दाब हमने यहाँ पे लगाया था कि जितने पर ये जल था वो यहाँ पे आ गया था, उसी दाब को उस दाब को क्या कहेंगे, परासरण दाब। मतलब उसी दाब पे हमारा क्या हो रहा है, परासरण होना रुक रहा है, इसलिए इस दाब को क्या कहेंगे, परासरण दाब। और जितना दाब हमने यहाँ से लगाया है उस दाब को तो ये प्रेशर गेज है जो वो माप ही लेगा। मान लो हमने 50 mm लगाया तो क्या होगा, ये प्रेशर गेज में रीडिंग बता देगी हाँ भाई इन्होंने 50 mm दाब लगाया है। तो इसकी सहायता से हम आसानी से क्या निकाल पाएंगे, परासरण दाब। ठीक है, जिस दाब पर परासरण होना रुक जाएगा उसी दाब को क्या कहेंगे, परासरण दाब। तो ये बहुत ही इजी विधि थी बरकले हार्ट विधि किसको मापने की, परासरण दाब को मापने की। हर बार बोर्ड एग्जाम में ये भी पूछी जाती है। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा, इसे अच्छे से नोट्स करो। और पीछे की थ्योरी मैंने आपको बता दिया कि पीछे आपको क्या लिखना है। तो पहले आपको वहां से स्टार्ट करना है, हेडिंग डालनी है, फिर उसके बाद उतना लिख के ये आपको चित्र बनाना है। तो आपको ये अच्छे से चित्र बना के आना जैसे चित्र बनाया है, और नाम भी लिखना है। ये क्या है, केस नली है। ये जो ट्यूब बना है क्या है, कैपिलरी ट्यूब है। इस ट्यूब के ऊपर जो डार्क लाइन से है ये क्या है, अर्धपारगम्य झिल्लियां हैं। ये क्या लगा हुआ है, पिस्टन लगा हुआ है। ये क्या लगा है, दाब मापी लगा है। और इस ट्यूब में क्या भरा है, विलियन भरा हुआ है H2O। इस ट्यूब में विलायक भरा है H2O। और ये जो भरा है ये क्या है, विलियन भरा है। ठीक है, और ये क्या है, कीप है। कीप में भी क्या है, H2O। इस कीप की सहायता से हम क्या करते हैं, धीरे धीरे वाटर को इसमें
डालते रहते हैं जितनी हमें जरूरत होती है। ठीक है, तो ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। इस चित्र को अच्छे से बनाएंगे, इसके नाम लिखेंगे अच्छे से। और चित्र जब भी आप चित्र बनाया कीजिए, जिस चीज का चित्र बना रहे हैं उसका नाम नीचे लिखो, चित्र में लिखेंगे पराशरण दाब मापने की बरकले हार्टले विधि। आप इस चित्र को अच्छे से बनाइए, फिर हम इसके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज पर पहुंचते हैं। ठीक है, इसके कुछ लाभ और हानियों के बारे में बातें करेंगे कि इस विधि के क्या क्या लाभ है, इस विधि की क्या क्या हानियां। चलो नोट करो इसे, जल्दी से बनाओ, इस चित्र को अच्छे से बना लो। ओके, बनाओ बनाओ। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे इस विधि के लाभ। तो बरकले हार्टले विधि हम पढ़ चुके हैं, उसका चित्र भी पढ़ चुके हैं। अब हम मूव करते हैं इस विधि के लाभ क्या होते हैं। तो लाभ हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे इस विधि से निम्न लाभ होते हैं। तो इस विधि में हमें क्या क्या लाभ होते हैं, 4 लाभ होते हैं। निम्न कौन कौन से, इस विधि की सहायता से बहुत कम समय में ही पराशरण दाब को माप लेते हैं। ठीक है, तो इस विधि में क्या होता है, बहुत ही सिंपल इसका सेटअप होता है। और इस विधि में हम क्या करते हैं, पिस्टन की सहायता से दाब लगाते रहते हैं और देख लेते हैं हाँ कि किस दाब पर हमारा पराशरण होना रुक गया, और उसे हम दाब मापी में देखते हैं हाँ कितनी रीडिंग हो गई हमारी, 40 mm हो गई, 50 mm हो गई, और इससे आसानी से हम क्या कर लेते हैं, दाब माप लेते हैं। तो ये हमारी पहला लाभ हो गया। दूसरा लाभ क्या है, इस विधि में विलयन की सांद्रता परिवर्तित रहती है। इसका क्या मतलब है कि जब पराशरण होता है तो क्या होता है, जो ट्यूब है उसमें से जल धीरे धीरे कहाँ आने लगता है, विलयन में। ठीक है, और जब हम दाब लगाते हैं तो विलयन से वही जल फिर कहाँ धीरे धीरे जलने लगता है, वापस जलने लगता है किसमें, फिर किसमें जलने लगता है, ट्यूब में। तो इसकी वजह से जो भी जल के अणु आए थे वो भी जल के अणु फिर चले गए अंदर। तो इसका मतलब जो विलयन की सांद्रता हमारी जितनी थी उतनी ही रहती है, तो सांद्रता पर कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तीसरा जो है, इस विधि से हमें पराशरण दाब का बिल्कुल शुद्ध मान प्राप्त होता है। ठीक है, तो इस विधि में हमें एग्जैक्ट वैल्यू पता लग जाती है पराशरण दाब की कि हाँ किस वैल्यू पर पराशरण रुक रहा है, क्योंकि दाब मापी में हमें शुद्ध वैल्यू प्राप्त होती है। ठीक है, तो इस विधि से हमें क्या होता है, शुद्ध मान प्राप्त होता है किसका, पराशरण दाब का। जो चौथा है, इस विधि में पिस्टन की मदद से हम कम ही दाब लगाते हैं, जिससे अर्धपारगम्य झिल्ली के फटने का डर नहीं होता। ठीक है, तो हम पिस्टन में धीरे धीरे दाब लगाते हैं ना, पिस्टन की सहायता से धीरे धीरे, हाँ पहले दाब लगाया, देखा अभी नहीं रुका पराशरण होना, फिर थोड़ा और लगाया, अभी देखा अभी भी नहीं रुका, फिर देखा कि हाँ जब जो केस नली लगी है उसका जो लेवल है वो बराबर हो गया, मतलब पराशरण दाब होना रुक गया। तो हमने धीरे धीरे प्रेशर लगाते हैं ना पिस्टन की सहायता से, जब हम धीरे धीरे प्रेशर लगाते हैं तो जो अर्धपारगम्य झिल्ली होती है वो फटेगी नहीं। तो इसका मतलब है अर्धपारगम्य झिल्ली हमारी सुरक्षित बनी रहती है इस विधि में। तो इस विधि में अर्धपारगम्य झिल्ली के फटने का भी कोई डर नहीं होता है। ठीक है, तो यही थे हमारे लाभ इस विधि के। तो आज हमने पराशरण को ज्ञात करने की विधि कौन सी, बरकले हार्टले विधि, पूरी डिटेल में पढ़ ली है। कहीं से भी क्वेश्चन आया आप यूं ही बना दोगे अगर आप अच्छे से पढ़े होगे। तो आपको चित्र याद रखना है, 1-2 बार आप चित्र बना के देखिए कॉपी पे अच्छे से, तो क्या हो जाएगा, आपको सब लर्न हो जाएगा। और चित्र में आपको अच्छे से मैंने समझा दिया है, और उसी भाषा को आप बना के बोर्ड एग्जाम में लिख लेंगे। नहीं तो मैंने भाषा आपको लिखाई भी है स्टार्टिंग में कि आपको वहाँ बोर्ड एग्जाम में क्या लिख के आना है, उस भाषा को आप अच्छे से पढ़ेंगे और उससे आपको जो भी समझ में आता है उससे रिलेटेड आप बोर्ड एग्जाम में लिख के आएंगे। आपका कोई भी मार्क डिडक्ट नहीं होगा, कोई भी नंबर काटा नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसे नोट करो फटाक से, फिर मूव करेंगे हम आगे। नोट करो इसे, जल्दी से नोट करो। तो अब हम मूव करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है अति परासारी और अल्प परासारी विलयन। तो ये समझेंगे ये क्या होता है, ये दोनों शॉर्ट नोट हैं, आते हैं बहुत बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो अति परासारी और अल्प परासारी विलयन क्या होते हैं, तो समझो जैसे मान लो समान, ऐसे समझो समान ताप पर 2 विलयन है हमारे पास, जिसमें जिस विलयन का पराशरण दाब अधिक होगा उसे हम कहेंगे अति माने ज्यादा, अति परासारी विलयन, और जिसका पराशरण दाब कम होगा उसे क्या कहेंगे, अल्प परासारी विलयन। ठीक है, हमारे पास 2 विलयन है जिनका क्या है, ताप समान है। ताप क्या होना चाहिए, समान ताप है, दोनों विलयनों का समान है, जितना ताप इसका है उतना ताप उसका है। ठीक है, ठीक है, तो इन 2 विलयनों में से जिसका पराशरण दाब अधिक होगा वो कहलाएगा अति परासारी, और जिसका पराशरण दाब कम होगा वो क्या कहलाएगा, अल्प परासारी विलयन। जैसे समझ लो ताप 2 हमारे पास ये विलयन है, दोनों के ताप समान है, इसका जो पराशरण दाब है वो 50 mm है, इसका पराशरण दाब 60 mm है। तो इसका पराशरण दाब अधिक है तो ये कहलाएगा अति परासारी, और इसका पराशरण दाब क्या है, कम है, तो ये कहलाएगा अल्प परासारी। तो क्या डिफिनीशन हो गई इनकी, समान ताप पर 2 विलयनों में से जिस विलयन का पराशरण दाब अधिक होता है वो अति परासारी कहलाता है, और जिस विलयन का पराशरण दाब कम होता है वो विलयन अल्प परासारी विलयन कहलाता है। यही लिखा है, यही आपको लिख के आना है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे,
समान ताप पर दो विलयनों में से जिस विलयन का परासरण दाब अधिक होता है उसे अति परासारी तथा जिसका परासरण दाब कम होता है उसे अल्प परासारी विलयन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम हेडिंग लगाएंगे समदाबी विलयन। ये भी 60 नोट पूछा जाता है। तो समदाबी का मतलब सम माने समान और दाब माने दाब। ठीक है, तो ऐसे दो विलयन जिनका समान ताप पर वाष्प दाब क्या हो, समान। ठीक है, समान ताप पर जिन विलयनों के वाष्प दाब समान होते हैं समदाबी विलयन कहलाते हैं। ठीक है, समान ताप पर जिन विलयनों के क्या होंगे, वाष्प दाब, वेपर प्रेशर, जो वेपर प्रेशर होता है, जो वाष्प दाब होता है, अगर उनका समान है तो वो क्या कहलाएंगे आपस में, समदाबी विलयन। समान ताप पर जिन विलयनों का क्या वाष्प दाब समान होगा वो सब क्या कहलाएंगे, समदाबी विलयन। और वाष्प दाब होता क्या है मैंने आपको बताया, किसी द्रव के वाष्प द्वारा उस द्रव पर लगाए गए दाब को ही क्या कहते हैं, वाष्प दाब। ठीक है, ताप बढ़ाने पर वाष्प दाब क्या होता है, बढ़ जाता है, लेकिन किसका, ध्यान रखो, ताप बढ़ाने पर क्या हो जाएगा, वाष्प दाब क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो नोट कर लो आप लोग इसे नोट करो, अच्छे से नोट करो, फिर अपने नेक्स्ट टॉपिक पर हम मूव करते हैं। नोट करो इसे। चलो अब हम मूव करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जिसका नाम है समपरासारी विलयन। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर बार 60 नोट में पूछा जाता है। समपरासारी विलयन क्या होते हैं, इन्हें समझाइए। तो समपरासारी विलयन क्या होते हैं समझते हैं। देखो, निश्चित ताप पर मतलब समान ताप पर ऐसे दो विलयन जिनके वाष्प दाब या जिनके परासरण दाब, सॉरी, ऐसे दो विलयन जिनके निश्चित ताप पर क्या हो, परासरण दाब क्या हो, समान हो। जो भी दो विलयन है अगर उनके परासरण दाब निश्चित ताप पर समान है तो वो विलयन क्या कहलाएंगे, समपरासारी। ठीक है, तो क्या लिखेंगे डिफिनेशन, ऐसे दो विलयन जिनका निश्चित ताप पर परासरण दाब समान होता है क्या कहलाते हैं, समपरासारी विलयन कहलाते हैं। यही परिभाषा लिखिए, देखते हैं। समान ताप पर जिन विलयनों के परासरण दाब समान होते हैं वे सभी विलयन क्या कहलाते हैं, समपरासारी विलयन कहलाते हैं। ठीक है, अब आगे देखेंगे। माना दो विलयन 1 और 2 हैं। ठीक है, दो विलयन है हमारे पास, एक का नाम है 1, एक का नाम है 2, जिनका परासरण दाब क्रमशः पाई1 व पाई2। हमने कहा था कि परासरण दाब पाई से लिखते हैं, तो पहले विलयन का जो परासरण दाब है वो पाई1 है और दूसरे का परासरण दाब है पाई2। ठीक है, अतः बांड-हाफ समीकरण के अनुसार, जो हमने बांड-हाफ तन विलयनों के आदर्श समीकरण पढ़ी थी उसके अनुसार पहले विलयन के लिए क्या हो जाएगा, पाई1 बराबर N1 / क्योंकि हम जानते हैं, इधर देखो, इधर बताता हूँ, मैंने ये इक्वेशन पढ़ी थी हमने, पाई बी बराबर NST। ठीक है, तो अगर इससे हम ये करें तो पाई बराबर NST/B आ जाएगा, नीचे आ जाएगा कि नहीं। ये पाई बी बराबर NST हमने पढ़ी थी तन विलयनों के आदर्श समीकरण, तो अगर पाई बराबर निकाले तो बी नीचे आ जाएगा, पाई बराबर NST/B। तो हमने क्या किया, वही पहले विलयन के निकाले तो पाई1 बराबर N1 और यश तो नियतांक है, उसकी वैल्यू समान रहती है सबके लिए, तो यश ऐसे लिख लेंगे, पाई1 बराबर N1 यश T1 और बटे B1, जहाँ N1 क्या है, पहले विलयन में विलय के मोलों की संख्या, यश क्या है वो तो नियतांक है, T1 क्या है, पहले विलयन का टेम्परेचर, पहले विलयन का टेम्परेचर मतलब तापमान कितना है, और B1 क्या है, पहले विलयन का आयतन। ठीक है, इसी प्रकार दूसरे विलयन के लिए हमारा क्या हो जाएगा, पाई2 बराबर N2 यश T2 और बटे में B2। N2 क्या है, दूसरे विलयन में विलय के मोलों की संख्या, यश तो क्या है, अनुक्रमानुपाती नियतांक हमारा जो पीछे से आया था, हमने बताया था, बांड-हाफ नियतांक जिसे बोलते हैं, और T2 क्या है, दूसरे विलयन का तापमान, और B2 क्या है, दूसरे विलयन का आयतन। ठीक है, अब हम जानते हैं अगर ये विलयन समपरासारी होंगे तो क्या कंडीशन होगी, चूंकि समपरासारी विलयन के लिए अगर विलयन समपरासारी होंगे तो उनके ताप बराबर होंगे और परासरण दाब भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यही लिखा है, चूंकि समपरासारी विलयन के लिए T1 बराबर T2, मतलब समपरासारी विलयन है तो जो T1 होगा वो T2 के बराबर होगा, अगर T1 T2 के बराबर है तो पाई1 वो पाई2 के भी बराबर होगा, क्योंकि समपरासारी विलयन की यही तो कंडीशन होती है। ताप कैसा होना चाहिए, समान, मतलब दोनों विलयनों का समान ताप होना चाहिए, तो उनके क्या होते हैं, परासरण दाब भी क्या होते हैं, समान, यही तो कहलाते हैं समपरासारी विलयन। तो अगर हमारा ताप बराबर हो गया तो हमारा ये परासरण दाब भी बराबर हो जाएगा। अतः समीकरण 1 व 2 से पाई1 बराबर पाई2 हो जाएगा, तो समीकरण 1 और 2 क्या हो जाए, पाई1 बराबर पाई2, मतलब ये बायां पक्ष बराबर हो गया तो दाएं पक्ष भी क्या हो जाएंगे, बराबर। तो हमने दाएं पक्ष लिखेंगे N1 यश T1 बटे B1 बराबर हो जाएगा ये वाला N2 यश T2 बटे B2। अब हमने बताया है ना कि जो T1 है वो T2 के बराबर है, तो इस T1 को हटा के हमने यहाँ पे T2 डाल सकते हैं, या T2 को हटा के T1 डाल सकते हैं। तो हमने इस T1 की जगह पे यहाँ क्या लिख दिया, T2, तो हो गया N1 यश T2 बटे B1, इधर भी हो गया N2 यश T2 बटे B2, तो यश T2 इधर भी है, T2 इधर भी है, तो यश T2 कट जाएगा, बचा क्या N1 बटे B1 और बचा क्या N2 बटे B2। तो ये आ गया हमारा N1 बटे B1 और N2 बटे B2, ये फार्मूला आ गया।
आप यहाँ से अब एक चीज देख सकते हैं, ऊपर क्या है, N1 क्या है, पहले विलयन में विलेय के मोलों की संख्या, और B1 क्या है, पहले विलयन का आयतन। और हमने पढ़ा था कि विलेय के मोलों की संख्या और बटे हुए आयतन क्या होता है, किसी विलयन के एकांक आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को हम क्या कहते थे, हाँ सांद्रता, क्या कहते थे, सांद्रता। तो हम इस N1 बटे B1 की जगह के C1 लिख सकते हैं, पहले विलयन की सांद्रता, और इस N2 बटे B2 की जगह क्या लिख सकते हैं, दूसरे विलयन की सांद्रता C2। तो C1 क्या है, पहले विलयन की सांद्रता, और C2 क्या है, दूसरे विलयन की सांद्रता। और इसी फार्मूले से हम एक फार्मूला और निकाल सकते हैं, N1 क्या होता है, N1 क्या है, विलेय के मोलों की संख्या, और मोलों की संख्या आप निकालते कैसे हो, विलेय का भार रखेंगे ऊपर और विलेय का अणुभार। तो हम इस N1 की जगह ये लिख सकते हैं W1 बटे M1, और इस M2 की जगह क्या लिख सकते हैं, W2 बटे M2, और नीचे तो B1 है ही, इधर B2 है। तो W1 यहाँ क्या है, विलेय का, पहले विलयन में विलेय का भार और बटे विलेय का अणुभार, और दूसरे विलयन के लिए ये W2 क्या है, दूसरे विलयन के विलेय का भार बटे दूसरे विलयन के विलेय का अणुभार, और बटे में B2 क्या है, दूसरे विलयन का आयतन, और B1 क्या है, पहले विलयन का आयतन। तो इस प्रकार हम क्या करेंगे, समपरासारी विलयन को इस प्रकार हम समझ चुके हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से एक चीज हमें साथ समझ में आ रही है कि जो C1 बराबर C2 भी है, तो इसका मतलब क्या है, इनके क्या होंगे, सांद्रताएं भी बराबर होते हैं। तो हमने यही बात यहाँ लिखेंगे, अतः समान ताप पर समपरासारी विलयनों की सांद्रता भी क्या होती है, समान होती है। ठीक है, समपरासारी जो विलयन होंगे उनकी सांद्रताएं भी समान होते हैं। अब हमारे पास डिफिनीशन बनाने के दो तरीके हो गए हैं। ठीक है, एक तरीका तो हमें पहले से पता था, क्या पता था कि ऐसे दो विलयन जिनका समान ताप पर परासरण दाब समान होगा क्या कहलाएंगे, समपरासारी विलयन कहलाएंगे। और एक हमने इस फार्मूले से प्रूव कर दिया कि समपरासारी विलयन की जो सांद्रता होगी वो भी समान ताप पर क्या होंगी, निश्चित होती है, मतलब बराबर होती है। तो हम क्या लिखेंगे, या हम ये भी परिभाषा लिख सकते हैं आसानी से, समान ताप पर जिन विलयनों की सांद्रता समान होती है क्या कहलाते हैं, समपरासारी विलयन कहलाते हैं। तो आप कोई भी लिख सकते हैं, वैसे आप ये लिखोगे तो ज्यादा अच्छा है, फिर उसके बाद आप यहाँ से प्रूव करते हुए यहाँ तक लिख दोगे अच्छे से। ठीक है, अगर आपसे केवल परिभाषा पूछी जाए तो यहाँ से यहाँ तक आप परिभाषा लिख के आ जाएंगे। ठीक है, चलो तो हम क्या करेंगे, इसी के साथ अपने इस वीडियो लेक्चर को ओवर करते हैं। और आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और वीडियो को शेयर करते रहिए करें, और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको समझ में आया है या नहीं। आप लोग कमेंट बिल्कुल नहीं करते हो, कमेंट में जरूर बताया करो, कुछ ही बच्चे कमेंट करते हैं। ठीक है, तो कमेंट में जरूर बताया करो आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर किया करो, हम जरूर ही उनका सॉल्यूशन लाएंगे। ठीक है, तो बाय चांस हम सॉल्यूशन चैप्टर भी पढ़ रहे हैं तो आपको सॉल्यूशन मिलता ही रहेगा। ठीक है, तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट गाइस।